नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को लेकर 4 सदस्यों की एक कमेटी के गठन का आदेश दिया। इस कमेटी को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। ट्वीट करके किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस कमेटी में अशोक गुलाटी भी शामिल हैं, जिनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी ने कृषि कानून को लाए जाने की सिफारिश सरकार से की थी और ये कैसे हो सकता है। तो कमेटी बनने से पहले ही अब इस पर विवाद देखिए। हमारे साथ राकेश टिकैत है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है कि कानूनों के अमल को फिलहाल रोक दिया गया है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, उन्होंने रोक दिया है। हमारी कमेटी है, हम उसमें बातचीत करेंगे वहां पे और उसके बाद ही हम पूर्ण रूप से कोई इस पे जवाब देंगे। जो लीगल में हैं उनसे बातचीत हम करेंगे। उनसे हमारी डिमांड ये थी कि ये कानून वापसी हो। हमारी स्टे की तो बात थी नहीं हमारी। तो अब क्या, अगर कानून वापसी नहीं है तो क्या आंदोलन की ये आप जीत मानेंगे? 4 मेंबर की कमेटी बनी है, कानून के अमल पर रोक लगा है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, इसमें हार और जीत का सवाल नहीं है। जीत तो वही जाए, सरकार ही जीत जाए। हमारे ये वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो और सरकार ही जीत जाओ। जीत का सेहरा वो अपने सिर ही बांध दो। भाई जीतेगी तो सरकार ही, वो वापसी लेगी तो वही तो कहेगी ना हमने जनता की आवाज को मान लिया। वे आज मान लो, वे फरवरी में मान लो, वे मई में मान लो, मानना सरकार को पड़ेगा। आज आपके वकील आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल के साथ। कुमार कुणाल के साथ राकेश टिकैत खुद मौजूद हैं। कुणाल, इनसे पूछिए कि कमेटी पर क्या आपत्ति है और अशोक गुलाटी के नाम पर विशेष आपत्ति क्यों किसानों को? आपने कमेटी पर सवाल खड़ा किया, क्या आपत्ति? मेरा सुप्रीम कोर्ट को तो धन्यवाद है कि उन्होंने सुनवाई करी, किसान का नाम लिया, भारत के किसानों को कोर्ट तक आया सुप्रीम कोर्ट ने, कमेटी बना दी। कमेटी के लोग कौन हैं? वो तो सरकार के ही तो आदमी हैं। अशोक गुलाटी नंबर 1, किसानों का मुलजिम नंबर 1, वो तो इन कमेटियों में जो बनवाने में था उनमें शामिल था, उसकी रिकमेंडेशन है सब। वो 10 कमेटियों में शामिल है भारत सरकार की और इसी तरह के फैसले करता है। लेकिन कमेटी अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है तो हमें कमेटी पे एतराज नहीं है। कमेटी में लोग कौन हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उस पे एतराज है। तो आप कह रहे हैं कि जो कृषि बिलों के समर्थन में थे उनको कमेटी में करा। भूपेंद्र सिंह मान जो पिछले 25 साल से अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों की वकालत करता हो, वो किसानों के, हिंदुस्तान के किसानों के भाग्य का फैसला करेगा? कौन लोग हैं? तो आपके हिसाब से आप तो आज गए ही नहीं सुनवाई में, तो आपको भी जाना चाहिए था, तब तो आपकी बात सुनी जाती, रखी जाती। कुणाल, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कमेटी गठित करने के लिए, तो क्या कमेटी के खिलाफ कुणाल आप फिर से अदालत में जाएंगे? कैसे चलेगा राकेश टिकैत या किसान संगठन? तो क्या आपको लगता नहीं है क्या कि ये तो जो सुप्रीम कोर्ट की बात है उसकी कहीं ना कहीं जो आंदोलन के जरिए आप अवहेलना कर रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कौन अवहेलना कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना बीजेपी के लोग करते हैं। आज भी प्रेस चैनल पर उन्होंने कहा कि हमने 2 दिन पहले बता दिया था कि महिला और बच्चों को हटाओ, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना तो सरकार के लोग करते हैं। हम तो उन्हें भगवान मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो अब जबकि सुनवाई होनी है फिर से सोमवार को, तो क्या आप जाएंगे या इस बार भी आप नहीं जाएंगे? वो कमेटी तय करेगी, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो तय करेगी कि क्या करना है। उसमें कमेटी तय कुणाल, हम जाएंगे कि 1 मिनट आप रोक लें राकेश जी को। मौसमी के पास चलते हैं जो कि कांग्रेस दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौसमी, क्या आपके पास कांग्रेस के कोई नेता वहां मौजूद हैं तो उनसे बात कीजिए, वरना अब किसानों ने इस कमेटी पर ही सवाल उठा दिए हैं। किस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को लपक रही है और कांग्रेस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले इस कमेटी का विरोध करने वाले जयवीर शेरगिल थे, जिन्होंने ट्वीट करके आपत्ति जताई थी और उनके हाथ में भी कुछ लेख हैं। पूछते हैं जयवीर से, क्यों इस कमेटी से आप लोग को समस्या है और क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आज एक ग्लास आधा भरा और आधा खाली वाली बात हो गई है। भरा इसलिए कि भाजपा के किसान विरोधी चेहरे पे कड़क कानूनी तमाचा मारा है, और दूसरी तरफ आधा भरा इसलिए ये कमेटी तो दिलों और दिमाग से दोनों से ही सरकार के पक्ष में है। ये मेरे पास लेख है अशोक गुलाटी जी का, जिन्होंने लिखित रूप से कहा है कि फार्म बिल्स सही दिशा में जाने वाले कानून हैं। दूसरा, ये जो गनवत हैं, अनिल गनवत हैं, उन्होंने लिखित रूप से कहा है, ये लेख है उनका जहां उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि काले कानूनों को वापस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जब वो हिंदी की कहावत है कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, तो मुझे इंसाफ क्या देगा? क्या ऐसी कमेटी पे विश्वास किसान कर सकता है जिसने पहले से निर्णय ले लिया है कि काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए? तो क्या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इशारे पे ये कमेटी बनाई है? देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है तमाम किसान पेश हो इसमें। सुप्रीम कोर्ट पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं। मेरा सीधा सीधा बयान है, ये जो कमेटी बनाई गई है ये किसान को इंसाफ नहीं दिलवा सकती। सुप्रीम कोर्ट हाथ जोड़ के कहता हूं, यहाँ तो इन लोगों का बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया। यहाँ सरकार ने हम चाहते हैं कि जयवीर मिसगाइड या आपके साथ रहें कुछ देर और। तो ये होना चाहिए था। आज किसान को ना लग रहा है, समय की कमी है थोड़ी, लग रहा है ये धरने चलते रहेंगे। कोरोना की वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो 16 जनवरी से हमारे देश में शुरू हो रहा है, मगर इस वैक्सीनेशन के रास्ते में चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। वो चुनौतियां क्या हैं वो हम आपको बताएं, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाकर हमारा देश अब कोरोना को जड़ से समाप्त करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। कोरोना ने इस खूबसूरत दुनिया को कफस बना दिया था। ऐसा कफस जहां लाखों लोगों की सांसें गलों में दफन हो गई। ऐसा कफस जिसने देश को बेबस बना दिया था, बेचारा बना दिया था, बेसहारा बना दिया था, मजबूर बना दिया था, अपनों को अपनों से दूर बना दिया था। मगर उस बिलखते हुए समय के संताप में उम्मीद का दिया जलता रहा, भरोसा बना रहा कि कोरोना के दिए जख्मों पर कभी तो मरहम लगेगा। इस धधकती हुई उदासी को कभी तो खत्म होना होगा, और देखिए वो तारीख हमारे सामने है। मगर इस महाटीकाकरण के आगे चुनौतियों का पूरा आकाश है। इतना आसान भी नहीं है पहाड़ जैसी चुनौतियों को काटकर महामारी को खत्म करना और फिर से परवास करना खुशियों के आकाश में। भारत ने वैसे तो 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है, लेकिन वैक्सीनेशन में अहम वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है, जिसकी 2 डोज 4 हफ्ते के अंतराल में लगेगी। यानी पहले चरण में वैक्सीन की 60 करोड़ डोज की जरूरत होगी। सीरम के पास अभी 5 से 7 करोड़ डोज का स्टॉक है और जुलाई तक वो 50 करोड़ डोज और बनाएगा। इसमें दूसरे देशों को भी सप्लाई करने का कमिटमेंट जुड़ा हुआ है। आप सोचिए कि ब्रिटेन जैसे देश में वैक्सीन की कमी की आशंका के चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों को 2 डोज की जगह वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज दी जा रही है। तब भारत जैसे बड़े देश में ज्यादातर लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। भारत ने दोनों वैक्सीन को यही देखकर अप्रूव भी किया था कि इन दोनों वैक्सीन का रखरखाव आसान है। इन्हें 2 से 8 डिग्री के तापमान में सामान्य फ्रीज में भी रखा जा सकता है, लेकिन वैक्सीन की डिलीवरी में कोल्ड चेन पॉइंट अहम है। भारत में करीब 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं और इनमें आधे से ज्यादा कोल्ड चेन पॉइंट्स और 40% उपकरण सिर्फ 6 राज्यों में है। बाकी जगहों पर अतिरिक्त उपकरणों की जरूरत होगी और ये बड़ी चुनौती है। अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। टीकाकरण का एक अहम पक्ष इस पर आने वाला खर्च भी है। वैक्सीन की न्यूनतम लागत 2 डोज के लिए करीब 400 रुपए होगी। 2021 तक 30 करोड़ और 2022 तक 80 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। करीब 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण पर खर्च होंगे, जबकि भारत का कुल स्वास्थ्य बजट ही 69,000 करोड़ है। इसके अलावा औसतन 150 रुपए प्रशासनिक व्यय के रूप में हर टीके पर आंका गया है।
ये कहना मुश्किल है कि राज्य सरकारें टीकाकरण पर खर्च करेंगी। वैक्सीन की तासीर को देखते हुए टीकाकरण केंद्र भी बनाने होंगे। अगर 80 करोड़ लोगों को ये टीका दिया जाना है तो देश में करीब 1.5 लाख टीकाकरण केंद्रों की आवश्यकता होगी। अभी एक सरकारी टीकाकरण केंद्र पर प्रतिदिन 100 टीके लगाने की योजना है। वैक्सीनेशन में एक बड़ी चुनौती ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग की भी है। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया ऐप और पोर्टल के जरिए की जा रही है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं है। ड्राई रन में कई दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क और इंटरनेट की दिक्कतें आती रही हैं और आएंगी ही, क्योंकि भारत में कुल मिलाकर सिर्फ 36% इलाके तक ही इंटरनेट की पहुंच है। वैक्सीनेशन में ये बड़ी चुनौती आगे हो सकती है। वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह की अफवाहें हैं। इन अफवाहों का असर वैक्सीनेशन पर न पड़े तो बेहतर होगा। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। वैक्सीनेशन की चुनौतियों में वैक्सीन पर हो रही राजनीति भी एक है। वैक्सीनेशन में ये सियासत भारी न पड़े तो अच्छा है। तैयारी पूरी है। उम्मीद कीजिए कि इन चुनौतियों से पार पाकर देश कोरोना को खत्म करेगा। आज तक ब्यूरो। मुंबई में बर्ड फ्लू का ऐसा डर फैल गया कि चिकन सिर्फ 150 रुपए किलो बिकने लगा। लोग चिकन और अंडे खरीदने से बच रहे हैं। इस व्यवसाय में लगे दुकानदार बेहद परेशान हैं। उन्हें जबरदस्त नुकसान हो रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू पांव पसार रहा है, जिसने सरकार के माथे पर शिकन ला दी है। इसे लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने पशुपालन मंत्री सुनील केदार के साथ आज अधिकारियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलाधिकारियों को भी इस बारे में जागरूक किया। सरकार जल्द ही बर्ड फ्लू को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू करने जा रही है। चिकन दुकानदारों का कहना है कि बर्ड फ्लू की वजह से उनकी बिक्री काफी कम हो गई है। 200 रुपीज केजी चिकन था, अब 160 पे आके रुका है। सीधा 40 रुपए की गिरावट धीरे धीरे ये 4-5 दिनों में हो गई। कितना असर पड़ रहा है, मतलब बिजनेस पे? और कम रेट्स होने की भी आपको डर रहेगा? काफी रेट्स कम होने का भी डर रहेगा, और इसमें जैसे रेट्स कम होते जाएंगे वैसे नुकसान होता चला जाएगा और लोग और डरते चले जाएंगे। मुंबई में बर्ड फ्लू के चलते काफी ग्राहक डरे हुए हैं, जबकि कुछ सावधानी के साथ चलने की बात कह रहे हैं। जब तक सरकार पूरी गाइडलाइन नहीं देगी जब तक तो चिकन हम नहीं खाएंगे, लेकिन ये जीवन के लिए आवश्यक है, अंडा चिकन। तो जब तक सरकार हमें नहीं बोलती है कि खा सकते हो, तो जब तक तो हम नहीं खाएंगे। चिकन खाना चाहिए, चिकन से हेल्थ बनता है, चिकन से प्रोटीन है, एग से प्रोटीन है, तो उस हिसाब से हम लोग प्रीफर करेंगे चिकन खाना चाहिए। बट अभी जो पीरियड चालू है वो हिसाब से थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, कि अभी डर लगना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जब ये सब खत्म होने के बाद फिर खाना चाहिए, तो वो हिसाब से फिर भी चिकन को अगर बॉईल करके आप खाओ अच्छे से तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद से। परभणी के मुरुबा गांव में जहां बर्ड फ्लू की बीमारी निकलने से 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों को नष्ट किया जा रहा है, विजय जड़े ने 4 महीने पहले करीब 12 लाख रुपए की लागत से पोल्ट्री फार्म लगाया था, लेकिन बर्ड फ्लू की वजह से अब उन्हें काफी नुकसान होने जा रहा है। पक्षी लाया और उसका खर्चा कम से कम मेरा 11 से 12 लाख रुपए हो गया है। ये 4 महीने मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कम से कम 3 साल चलने वाला था, तो ये प्रोजेक्ट मेरा 5 महीने में खत्म हो गया। आज शांति और विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद की 198वीं जयंती है। स्वामी जी ने बंगाल से निकलकर पूरी दुनिया को धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ महीने बाद चुनाव हैं और इस कारण से स्वामी जी के ही बंगाल में स्वामी जी की ही विरासत को लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद को सियासी दायरे में बांधने की कोशिश जारी है।
जिन्होंने खुद को बंगाल तक सीमित नहीं रखा, उन्हें बंगाल की मिट्टी बताकर खुद को उनका सियासी उत्तराधिकारी बताने की होड़ मच गई है। 198वीं जयंती पर जहां पूरा देश स्वामी विवेकानंद को नमन कर रहा है, वहीं बंगाल में चुनावी साल में स्वामी पर सियासी घमासान मच गया है। खुद को विवेकानंद की विरासत का उत्तराधिकारी बताने के लिए बीजेपी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में कई कार्यक्रम किए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बीजेपी ने श्याम बाजार से स्वामी जी के जन्म स्थान शिमला स्ट्रीट तक रैली निकाली। इसका नेतृत्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय समेत बीजेपी के दूसरे नेताओं ने किया। बंगाल में बदलाव का नारा देकर ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की सियासी जंग छेड़ चुकी बीजेपी इस मौके पर युवाओं से अपील करती नजर आई। आज करोड़ों युवा बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, देश का नवनिर्माण के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया का जो कंसेप्ट रखा है सबके सामने, उसमें युवा शामिल है और विवेकानंद का राह पर चल के आज नरेंद्र मोदी जी ने नंदनाथ जैसा काम कर रहे हैं। सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा है भारत माता का। तो ये काम को पूरा करने के लिए हम युवाओं का आह्वान करके रास्ता में आए। वहीं बीजेपी के तमाम नेता स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। टीएमसी भी पीछे नहीं रही, उसके नेता भी वहां पहुंचे। तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और बंगाल की मंत्री शशि पांडा ने भी उन्हें नमन किया। चुनावी साल में दूसरे राज्यों के बीजेपी नेताओं के साथ ही केंद्रीय मंत्री खास तौर पर बंगाल का रुख कर रहे हैं। भले ही ममता बनर्जी इन नेताओं को बाहरी बता रही हो, जो कुछ दिनों के लिए बंगाल में पर्यटन करने आते हैं, लेकिन ये सिलसिला थमा नहीं है। सियासी कार्यक्रमों के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मैं वेरुल मठ तक तो गया था, जो उनकी तपोभूमि है, लेकिन जन्मभूमि पर पहली बार आया हूँ। मैं कितना आनंदित हूँ, कितना सुख का अनुभव कर रहा हूँ, और जैसे मैं समझता हूँ कि मैंने चारों धाम कर लिए हूँ, इस प्रकार के आनंद की अनुभूति हो रही है। स्वामी विवेकानंद के विरासत को लेके दोनों ही पक्ष में, तृणमूल और बीजेपी में एक सियासी लड़ाई छिड़ गई है। पश्चिम बंगाल में आज स्वामी विवेकानंद जयंती है और आज के दिन बीजेपी रास्ते पे उतर के अपना जो श्रद्धांजलि है वो स्वामी विवेकानंद को जताना चाहती है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक रैली का ऑर्गेनाइज किया गया है। बीजेपी ने उत्तर कोलकाता में रैली की तो तृणमूल की दक्षिण कोलकाता में रैली हुई। तृणमूल ने हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली और आसपास के जिलों से अपने कार्यकर्ताओं की रैली में शामिल रहने का हुक्म दिया। बीजेपी और टीएमसी दोनों ताल ठोककर अपनी अपनी रैली के कामयाब होने का दावा करते रहे। बंगाल में ममता बनर्जी की सियासत पर प्रधानमंत्री अक्सर निशाना साधते रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को संबोधित किया। बंगाल का नाम लिए बिना उन्होंने इशारों में युवाओं से बदलाव की अपील कर दी। स्वामी विवेकानंद ने एक और अनमोल उपहार दिया है। ये उपहार है व्यक्तियों के निर्माण का, संस्थाओं के निर्माण का, और ज्यादातर ऐसे विषयों की चर्चा भी थोड़ी कम ही होती है, लेकिन हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसी संस्थाओं को भी आगे बढ़ाया जो आज भी व्यक्ति के निर्माण का काम बखूबी कर रही है। बीजेपी ने बंगाल में बदलाव का नारा बुलंद रखा है। इस नारे के साथ ही वो ममता सरकार में भ्रष्टाचार, कटमनी, तानाशाही, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और बंगाल के महापुरुषों को भुला देने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पार्टी में भूमिका बढ़ गई है। हाल ही में टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने इसकी ओर इशारा किया था। तीजा को इस्टेब्लिश करने के लिए जुबा तृणमूल, मैं तृणमूल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था, जुबा तृणमूल, तब बागी होने से बंगाल के लोग अच्छे तरीके से नहीं लेते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे मामलों को लेकर इशारों में ममता बनर्जी पर हमला बोला।
अपना भविष्य, और वो भी उत्तम भविष्य, आज देश के नागरिक खुद गढ़ रहे हैं। आपके द्वारा किया गया हर एक प्रयास, हर एक सेवा कार्य, हर एक इनोवेशन और हर एक ईमानदार संकल्प भविष्य की नींव में रखा जा रहा एक मजबूत पत्थर है। दुश्मन पनप रहा है और वो है राजनीतिक वंशवाद। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। इससे पहले विवेकानंद की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें नमन किया था। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, महान नेता स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर याद करते हुए मैं स्वामी जी की शिक्षाओं को नमन करती हूँ। शांति और सार्वभौमिक भाईचारे का उनका संदेश हम सभी को अपने प्रिय राष्ट्र में इन आदर्शों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। सवाल ये है कि स्वामी विवेकानंद किसके हैं? बीजेपी के या टीएमसी के? कौन सा दल है जो उनके दिखाए रास्ते पर है, उनके विचारों पर चलने वाला दल है? विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बीजेपी ने स्वामी विवेकानंद के इसी संदेश को बंगाल में जीत का मंत्र बना लिया है। कोलकाता से मनोज लोईवाल और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस बाहरी का दांव खेल रही है। आज टीएमसी ने कहा कि बीजेपी स्वामी विवेकानंद जी की बातें करती है लेकिन उनके आदर्शों को नहीं मानती। जवाब में बीजेपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत याद दिला दी। तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विवेकानंद युवा यात्रा का भी बीजेपी ने जिक्र कर दिया। चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में महापुरुषों के नाम पर सियासत तेज है। बीजेपी खुद को इन महापुरुषों की विरासत का उत्तराधिकारी बताने की कोशिश में है। केंद्र और दूसरे राज्यों के उसके नेता इन महापुरुषों का नमन करने बंगाल पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी सतर्क हैं। कोलकाता में उनकी पार्टी विवेकानंद की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उनके भतीजे और तृणमूल विधायक अभिजीत बनर्जी भी विवेकानंद को नमन करने पहुंचे। तृणमूल कांग्रेस जहां खुद को बंगाल की मिट्टी से जुड़ी पार्टी बता रही है, वहीं बीजेपी पर चुनावी प्रेम दिखाने का तीखा हमला भी बोल रही है। अब बंगाल का इलेक्शन है ना, बंगाल का सोचा है बुद्धू है, बंगाल समझने नहीं सकता है। बंगाल का हर आदमी समझता है जो बंगाल को दखल करने के लिए कौन कौन आता है और मनीषी का नाम लेता है और बहुत अच्छा बात करता है। मगर इलेक्शन चला जाएगा तो मालूम हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। चुनावी साल में बीजेपी और तृणमूल के बीच संघर्ष चरम पर है। ऐसे हमलों के साथ ही तृणमूल जहां बीजेपी पर बाहरी होने का टैग लगाने में जुटी है, वहीं बीजेपी खुद को बंगाल के महापुरुषों का उत्तराधिकारी बता रही है। वो याद दिला रही है कि उसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त बंगाल का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे थे जब तृणमूल का वजूद ही नहीं था। वहीं तृणमूल कांग्रेस महापुरुषों से बीजेपी के लगाव को चुनाव भर का प्रेम बता रही है। आज निर्वाचन को सामने रखते हैं कुछ पार्टियां और उस निर्वाचन को सामने रखते हुए सोच रहे कि स्वामी विवेकानंद को भी इस्तेमाल किया जाए। ये बड़ी दुख की बात है क्योंकि हर साल यहाँ स्वामी जी के जन्मदिन पे सब लोग आते हैं, सभी कोई आते हैं, जनता जनार्दन आती है, लेकिन इतनी हलचल या इस तरीके के प्रदर्शन आपको नहीं देखने को मिलती है जो इस साल हम लोग को देखने को मिल रहा है एक राजनीतिक दल से। ये जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप स्वामी जी को नमन करने आ रहे हैं, नमस्ते करने आ रहे हैं, नमस्कार करने आए, इसके लिए नेतागिरी जगाने वाली जगह नहीं है। और उनको क्या आप दखल करके ले जाएंगे? तो ये क्यों इस साल हो रहा है? क्या निर्वाचन को सामने रखता? हर साल तो आप आ सकते थे, हर साल आप नहीं आते हैं और इस साल आप आते हैं तो ये साफ जाहिर होता है। प्रेस मीडिया वाले भी बोल रहे हैं और लोकल आदमी तो कह ही रहा है। उनका एक उद्देश्य है कि दिखाने की कोशिश की देखिए हम लोग स्वामी जी को बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए सामने भी निर्वाचन है तो हम लोग बहुत बंगाल को भी प्रेम करते हैं।
लेकिन सब कुछ उनकी बातें या उनके आचरण या उनकी परिकल्पना स्वामी जी जो कहते थे उसके विपरीत ही है। स्वामी जी को कहते सबको लेके चलने वाली बात, ये सबको लेके चलते हैं? सब धर्म, सब जाति, सब भाषा को लेके चलते हैं? नहीं चलते हैं। आरोप लगाने वाले हैं, आरोप लगाते रहेंगे। आरोप से कुछ आता जाता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना बंगाल में हुई है और स्वतंत्र भारत में जो अंतिम महापुरुष है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पहला बलिदानी भी हुए, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक बलिदान हुआ है, उनके द्वारा हुआ है। इसलिए बंगाल की और देश की मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ हमारा जड़ है। हम उसी के विचारधारा, उसके प्रेरणा से काम करते हैं, आगे भी करेंगे और सफलता भी मिली है। जो पार्टी कल आया परसों नहीं रहेगा, उसका बात से कोई आता जाता नहीं है। विवेकानंद का नाम बंगाल में इससे पहले शायद उतना नहीं लिया गया जितना अब लिया जा रहा है। 19 दिसंबर को अपने बंगाल दौरे पर अमित शाह ने कोलकाता में विवेकानंद के पैतृक आवास पर जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तृणमूल कांग्रेस जहां आरोप लगा रही है कि बीजेपी महज विवेकानंद के उसूलों की बात करती है, उन्हें लागू नहीं करती, वहीं बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी की तुलना नरेंद्र नाथ दत्ता यानी स्वामी विवेकानंद से कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए आज तक।